हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। चलिए आज मैं आप लोगों को इंग्लिश में आज यानी इंग्लिश की ये दूसरी क्लास होगी और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था टेंस। क्या पढ़ा रहा था? टेंस पढ़ा रहा था। और टेंस में मैंने आप लोगों को केवल बेसिक स्ट्रक्चर बताया हुआ है। इट मीन्स मैंने आप लोगों को टेंस कितने प्रकार का होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं वो बताया हुआ हूँ। इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने केवल आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आज हम लोग जान लेंगे प्रेजेंट टेंस के या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेगेटिव सेंटेंस किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, तो देखो आप लोगों को मैंने अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर बताया हुआ है। अफर्मेटिव में मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि अफर्मेटिव होने के लिए या सेंटेंस होने के लिए, कोई भी सेंटेंस होने के लिए क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद वर्ब होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए और एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए? वर्ब होना चाहिए। इसके बाद क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट होगा। देखो एक चीज़ आप लोग जान लो, सब्जेक्ट तो चलो पकड़ में आया, सब्जेक्ट को छोड़कर शेष पार्ट प्रेडिकेट कहलाते हैं। ये थोड़ा सा आप जानते रहना, ये आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। सब्जेक्ट को छोड़कर से जितने भी पार्ट्स बचते हैं, जितने भी आपके वर्ड्स सब बचते हैं, सब के सब क्या कहलाते हैं? प्रेडिकेट। तो चलिए हमें वहाँ उसके बारे में आज नहीं जानना है, हमें टेंस के बारे में जानना है। तो मेरा मेन मोटो ये है कि टेंस में आप लोगों को पढ़ा रहा था, अफर्मेटिव पढ़ाया था। तो कोई भी सेंटेंस है तो लिखने के लिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। और मैंने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बताया था। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या बताया था कि सबसे पहले आप लिखोगे एक सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे प्लस यस या यस लगाओगे, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे, फिर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिखोगे, नहीं तो नहीं लिखोगे। ये मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बता रखा है, इतना मैंने बता रखा है। फिर आज हमको जानना है नेगेटिव सेंटेंस। क्या जानना है? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस आप कैसे जानोगे? इसका स्ट्रक्चर बिना जाने आप नेगेटिव सेंटेंस जान नहीं सकते। तो हमें जानना पड़ेगा क्या? नेगेटिव सेंटेंस। मैं आज आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले जानना पड़ेगा ये नेगेटिव आया कहाँ से या नेगेटिव का मतलब क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस आप पढ़ोगे, नेगेटिव सेंटेंस आप पढ़ रहे हो तो नेगेटिव सेंटेंस में ये नेगेटिव बना कहाँ से? तो नेगेटिव दो शब्द से मिलकर बना हुआ, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक बना है नेगेट से, ओरिजिनल शब्द ये नेगेट है। ओरिजिनल सब्जेक्ट ये क्या है? शब्द वर्ड आपका क्या है? निगेट है। निगेट का मतलब होता है टू डिनाई। क्या होता है? टू डिनाई। टू डिनाई का मतलब होता है इनकार करना। इनकार करना या नकारना। इनकार करना या नकारना। और मैंने अफर्मेटिव में यही बताया था कि ये जो एटिव बचता है, ये जो आई भी ई। अब आप जान लो कि अगर किसी भी वर्ड में, इसके पहले वाले में हमने बताया था ए टी आई भी ई, एटिव आ जाए वह उसको एडजेक्टिव बना देता है। और याद रखना आई भी ई लग जाए वो भी क्या बना देता है? एडजेक्टिव बना देता है। आप पकड़ने के तरीके सीख लो। आपको डीएलएड अगर दे रहे हो फोर्थ सेमेस्टर, जो भी सेमेस्टर में अगर एडजेक्टिव है, कभी कभी आता है आपके यूपी टेट में भी आता है फाइंड एडजेक्टिव एडवर्ब, और आपके सुपर टेट में भी एक क्वेश्चन आता है। तो जान लो मैक्सिमम टाइम अगर एटिव और आई भी ई लगा है किसी भी शब्द के लास्ट में, वह शब्द हमेशा एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो निगेटिव बना है निगेट से। निगेट का मतलब इनकार करना। इतना आपने जान लिया। जहाँ किसी बात को इनकार किया जाए, नकारा जाए,
इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज आता है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज आता है, प्लस नॉट आता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, इतना आता है तो ये आपका क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आता है डू या डज। हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? डू या डज। और याद रखना डू या डज के बाद नॉट लगता है, लेकिन एक सवाल आता है कहाँ डू लगाओगे, कहाँ डज लगाओगे, कहाँ डू लगाओगे, कहाँ डज लगाओगे। ध्यान देना, डू कब लगाओगे? जब सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वहाँ पर क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब, सॉरी वहाँ पर आप जो है डज लगाओगे। क्या लगाओगे? डज लगाओगे। अगर आपका सब्जेक्ट क्या है? आपका सब्जेक्ट क्या है? अगर ये प्लूरल है तो आप क्या लगाओगे? वहाँ पर डू लगाओगे। ठीक, क्या लगाओगे? डू लगाओगे। डज का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा। डू का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा। या आपने डू या डज जान लिया, डू या डज जान लिया। अब इसके बाद आपको जानना, इसका एग्जाम्पल लिखना, वह किताब नहीं पढ़ता है, वह किताब नहीं पढ़ता है। देखो, हिंदी ट्रांसलेशन का अब आपके जीवन में कोई मतलब नहीं, मतलब उपयोग है, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो तो कहीं भी नहीं आएगा भाई आपको। हिंदी में ट्रांसलेशन के लिए ऐसा कोई है नहीं, हाई स्कूल तक रहता है, इसके बाद नहीं रहता है। मैंने क्या बोला कि वह किताब नहीं पढ़ता है। ठीक, तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट है क्या? ही, वह है, कहोगे ही। अब ही या सी कैसे जानोगे? ही या सी जानने के लिए आप यहाँ से पता करोगे पढ़ता है कि पढ़ती है। अगर मेल वर्जन है तो ही, फीमेल वर्जन है तो शी। ही, अब ही सिंगुलर है कि प्लूरल है? आपका ये ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग और डू लगेगा कि डज लगेगा? कहोगे डज लगेगा। ही डज नॉट, नॉट तो हमेशा लगेगा। डज नॉट क्या नहीं करता है? वह क्या नहीं करता है? पढ़ता नहीं है। डज नॉट रीड, और इसमें यस या यस नहीं लगेगा। रीड क्या नहीं पढ़ता है? द बुक, किताब नहीं पढ़ता है। ही डज नॉट रीड द बुक। जैसे वह चाय नहीं पीता है, जरा इसको ट्रांसलेट करो। वह चाय नहीं पीता है, वह चाय नहीं पीता है। ज़रा बताइए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही हो जाएगी। तो ही कहाँ से ही लगाओगे? यहाँ से पीता है, पीती है से मेल वर्जन का सेंस आ रहा है। तो ही सिंगुलर है तो डज लगेगा, भाई सिंगुलर है ही। डज नॉट। अब देखो, जो लोग ड्रिंक लगाएंगे उनका गलत होगा। ड्रिंक जो है यहाँ पर गलत है। ड्रिंक आप नहीं लगा सकते हो, क्योंकि चाय पिया नहीं जाता है, चाय लिया जाता है आराम आराम से चुस्कियों में। पानी पिया जाता है, दूध पिया जाता है, लेकिन चाय को आप इकट्ठे नहीं पीते हो, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके पीते हो। इसलिए चाय के साथ कभी भी ड्रिंक नहीं लगता, वहाँ पर लगता है टेक। क्या लगता है? टेक लगता है। इसको आप याद रखिएगा। और हाँ, कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि चाय चुस्कियों में ली जाती है, तो भाई चुस्की की अंग्रेजी क्या होगी? चुस्की की अंग्रेजी होती है सिप, SIP। SIP सिप मतलब चुस्की होता है। ठीक, तो चाय हमेशा चुस्कियों में ली जाती है, हमेशा पानी की तरह नहीं पिया जाता। तो कहोगे ही डज नॉट। अब यहाँ ड्रिंक नहीं टेक लगेगा। ही डज नॉट टेक टी, ही डज नॉट टेक टी। बोले भाई इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगला लिखना, वे भड़काऊ भाषण नहीं देते हैं। वे
भड़काऊ भाषण नहीं देते हैं। मैं हिंदी भी लिख रहा हूँ, वे भड़काऊ भाषण नहीं देते हैं। ठीक, इसके लिए मैं रुका हूँ, जरा आप सोच के बताइए कि वे भड़काऊ भाषण नहीं देते हैं का ट्रांसलेशन क्या होगा, और कैसे होगा, अगर कोई चीज़ होगा तो क्यों होगा, रीजन सही। तो मैं आप लोगों को आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे आप लोग चलो ठीक है, दे डू नॉट गिव, भड़काऊ की स्पेलिंग मैं बता देता हूँ, प्रोवोकेटिव। भड़काऊ का मतलब होता है, भड़काऊ भाषण का मतलब होता है, भड़काऊ भाषण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोवोकेटिव स्पीचेज। प्रोवोकेटिव स्पीचेज, स्पेलिंग ध्यान समझना, PROVOKATIVE, प्रोवोकेटिव स्पीचेज, भड़काऊ भाषण का हो गया। अब कहोगे गिव्स, तो ध्यान देना भाषण के लिए गिव का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं आप लोगों को ये मार्कर दे रहा हूँ, तो ये आप गिव एंड टेक कर रहे हो, मैं दे रहा हूँ, आप ले रहे हो। लेकिन भाषण, क्या भाषण उठा के किसी के हाथ में थमाया जा रहा है? नहीं थमाया जा रहा है, तो भाई भाषण के साथ गिव का प्रयोग क्यों करोगे? तो ध्यान देना, जब कभी भी भाषण या स्पीच वगैरह देने की बात की जाए तो वहाँ पर गिव का प्रयोग नहीं होता, वहाँ पर डिलीवर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग? डिलीवर का होता है। ध्यान देना, लिख लेना। ये हो जाएगा दे। अब दे आपका क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल कहोगे? ये प्लूरल है तो हो जाएगा डू। दे डू नॉट डिलीवर, DELIEVER। ध्यान से देखना, दे डू नॉट डिलीवर प्रोवोकेटिव स्पीचेज, प्रोवोकेटिव स्पीचेज, दे डू नॉट डिलीवर प्रोवोकेटिव स्पीचेज। बोलो अगला लिखो, हम कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। हम कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। हम कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। ठीक, अब बोलो भाई, यहाँ हम आ गया तो हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वी। क्या हो जाएगी? वी। अब वी सिंगुलर है कि प्लूरल? कहोगे प्लूरल है। हेल्पिंग और डू या डज? कहोगे डू। वी डू नेगेटिव है तो नॉट, वी डू नॉट। शोर मचाना को अंग्रेजी में बोलते हैं मेक एन नॉइज। वी डू नॉट मेक एन नॉइज, मेक एन नॉइज। कहाँ? क्लास में, इन द क्लास, इन द क्लास। ठीक, क्लियर भाई? बोलो, समझ में आया ना? एक चीज़ जान लो, आपको फाइनली स्ट्रक्चर ही याद रखना है। क्या याद रखना है? स्ट्रक्चर। बाकी आप ये थोड़ा सा नहीं जान पाओगे चलेगा। आपको एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम में, चाहे आप BTC 4th सेमेस्टर या DLED 4th सेमेस्टर, UP टेट, सुपर टेट या CTET, कोई भी ऑल अदर वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो, आप टेंस को केवल फीलिंग को समझोगे, टेंस के फीलिंग को समझोगे। आपको हिंदी लिखने के लिए नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक, अब जैसे इस टाइप का सेंटेंस दे दिया और कहा जाए इसका अफर्मेटिव बनाइए, ये नेगेटिव है इसका अफर्मेटिव बनाइए, या ये नेगेटिव है इसका इंट्रोगेटिव बनाइए, या ये नेगेटिव है इसका पैसिव बनाइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आपको टेंस का ज्ञान है तो आप एक्टिव पैसिव नरेशन भी आराम से अच्छे से कर ले जाओगे। अब अगला सेंटेंस हमको जानना पड़ेगा इंटीरोगेटिव। क्या जानना पड़ेगा? इंटीरोगेटिव सेंटेंस।
इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक। और ये हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब ये है कि इसमें दो प्रकार से बनता है। एक तो ये बनता है कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, क्या हो, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो। लिख लेना आप इसमें, इसकी पहचान क्या होगी, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो। जैसे मैं कहूँ क्या वह दौड़ता है, क्या वह दौड़ता है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। दूसरा मैं इसी के सामने लिख रहा हूँ, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, ठीक। बस इतना ही लिखो। इसके बाद आपको जानना पड़ेगा इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आप इसका रूल कहो या स्ट्रक्चर कहो, जो भी कह लो। तो अफर्मेटिव फर्स्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू या डज। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू या डज। इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड भी लिखेंगे और तब क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। ये इसका स्ट्रक्चर है, आपको इसको लर्न करना है, याद रखना है। और ये डू या डज का कॉन्सेप्ट आपको पता है, कब डू लगेगा कब डज लगेगा, अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया जा चुका है। ध्यान से देखना इसको कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ही ढूंढोगे। ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर है, ये जो मैं हिंदी में बोल रखा हूँ, इसका अगर मैं ट्रांसलेशन करूँ तो ये पहले हम इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट कौन है, वह। क्या वह दौड़ता है, अब वह दौड़ता है मतलब मेल वर्जन वाला ही है, वह की अंग्रेजी ही। तो क्या वह दौड़ता है, अब वह जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है, वह सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो वह आपका सिंगुलर है। जब वह आपका सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब डू लगेगा कि डज लगेगा, कहोगे डज लगेगा, डज। इसके बाद ही, सब्जेक्ट है ही, इसका मेन काम क्या है, दौड़ना। डज ही रन, डज ही रन क्वेश्चन मार्क, डज ही रन क्वेश्चन मार्क। इसके बाद दूसरा क्या बोल रखा है, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, ये दूसरा वाला है ना, क्या तुम पढ़ते हो। तो मैंने बोला कि इसमें भी सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ढूंढोगे। सब्जेक्ट कौन मिला, तुम मिला। सब्जेक्ट कौन मिला, तुम मिला। तुम एक वचन है कि बहुवचन है, कहोगे तुम बहुवचन है। जब तुम बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, डू की डज, कहा जाएगा डू लगेगा। ये हो जाएगा डू यू पढ़ते हो, रीड मतलब पढ़ना, डू यू रीड, और क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्लियर। ये मैंने बेसिक सा करवा दिया, एक आध दो और आपको करवा देता हूँ। लिखना, क्या बच्चे मैदान में खेलते हैं, क्या बच्चे मैदान में खेलते हैं। क्या बच्चे मैदान में खेलते हैं, ठीक। ट्रांसलेट करो। अब यहाँ क्या बच्चे मैदान में खेलते हैं, तो बच्चे हैं, तो बच्चे एक वचन है कि बहुवचन है, कहोगे बच्चे शब्द जो है ये प्लूरल में आता है। किस में आता है, प्लूरल में आता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू लगेगा। क्या लगेगा, डू। तो कहोगे डू, और बच्चे की अंग्रेजी चिल्ड्रेन, डू द चिल्ड्रेन
इनका मेन काम क्या है? खेलना, प्ले। कहाँ? मैदान में, इन द फील्ड या इन द ग्राउंड, इन द फील्ड। क्लियर? जैसे मैं कहूँ कि क्या वे एक मिनट सेंटेंस हमको सोचने दो। क्या वे आपस में लड़ते हैं? क्या वे आपस में लड़ते हैं? अब देखो क्या वे है, वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? दे प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डू दे फाइट, फाइट मतलब लड़ना, डू दे फाइट आपस में। आपस में का मतलब हो जाएगा एक दूसरे से। आपस में का मतलब हो जाएगा एक दूसरे से, इसका मतलब हो जाएगा डू दे फाइट विद ईच अदर, विद ईच अदर। ठीक, विद ईच अदर। देखो एक दूसरे आपस में जो होता है ईच अदर और वन एन अदर दोनों होता है। यहाँ पर ईच अदर या वन एन अदर दोनों लगा लोगे, क्योंकि यहाँ पता नहीं वे में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं कि 2 से अधिक लोग हैं। जब 2 लोगों की बात की जाएगी तो ईच अदर, 2 से अधिक हो जाएंगे तो वन एन अदर हो जाएगा। ठीक, अब आपको जानना है इंट्रोगेटिव सेकेंड। इंट्रोगेटिव सेकेंड जानना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड, इसका मतलब ये है कि जब प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में आए। ठीक, ये इसकी पहचान है। जैसे मैं एक आख एग्जाम्पल लिखूं, तुम क्यों रोते हो? वह कब गाता है? या लिख लो दूसरा, या ऐसे करके, वह कब पढ़ता है? वह कब पढ़ता है? ठीक, बस आपको स्ट्रक्चर जानना है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो इंट्रोगेटिव सेकेंड का स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर कहो या रूल कहो, ये सबसे पहले लिखा जाता है क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग। क्या लिखोगे? क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड लिखोगे। WH वर्ड, जैसे कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्यों, ये सब क्या है? WH वर्ड हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड लिखोगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज लिखोगे, प्लस सब्जेक्ट लिखोगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखोगे, प्लस क्वेश्चन मार्क लगाओगे। ठीक, ये आपका क्या है? स्ट्रक्चर है। ये क्या है? स्ट्रक्चर है। जैसे पहला वाला है, सब कुछ सेम है। पहला वाला क्या है कि तुम क्यों रोते हो? तो क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? सबसे पहले WH वर्ड, जो भी प्रश्नवाचक शब्द है उसकी अंग्रेजी, क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वाई। इसके तुरंत बाद हम सब्जेक्ट के पास जाएंगे। तुम सिंगुलर है कि प्लूरल? कहोगे प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डू की डज? कहोगे डू। तो वाई डू यू।
तुम के अंग्रेजी यू, इसका मेन काम क्या है? रोना। वाई डू यू वीप? तुम क्यों रोते हो? दूसरा वह कब पढ़ता है? तो वह की अंग्रेजी ही। कब आया है? तो कब प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है, WH वर्ड है, तो सबसे पहले इसकी स्पेलिंग लिखोगे, कहोगे व्हेन। क्या लिखोगे? व्हेन। अब वह है, वह सिंगुलर है कि प्लूरल है? कहोगे ये क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर है, हेल्पिंग और डू लगेगा कि डज लगेगा? कहोगे डज लगेगा। व्हेन डज ही, वह की अंग्रेजी ही रीड। व्हेन डज ही रीड। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? जब इतनी बात समझ में आई तो एक आध सेंटेंस और लिख लीजिएगा। एक आध सेंटेंस और लिख लीजिएगा। लिखना। वह भड़काऊ भाषण क्यों देता है? वह भड़काऊ भाषण क्यों देता है? अगला, तुम उसे क्यों मारते हो? तुम उसे क्यों मारते हो? तुम उसे क्यों मारते हो? बस इतना ही कर लो। तो सबसे पहले आएगा कि आप ढूंढोगे क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वाई। अब इसके तुरंत बाद आप सब्जेक्ट ढूंढोगे। सब्जेक्ट क्या है? ही। वह की अंग्रेजी ही सिंगुलर है कि प्लूरल है? कहोगे ये सिंगुलर है। तो हेल्पिंग और डू लगेगा कि डज लगेगा? कहोगे डज लगेगा। वाई डज ही भड़काऊ भाषण देना। अभी बताया था भाषण देना को डिलीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिलीवर। वाई डज ही डिलीवर, DELIEVER, डिलीवर प्रोवोकेटिव स्पीचेज। प्रोवोकेटिव स्पीचेज। ठीक। अगला, तुम उसे क्यों मारते हो? तो क्यों की अंग्रेजी वाई। तुम यू है बहुवचन, वाई डू यू। मारना की अंग्रेजी बीट हिम। उसे की अंग्रेजी हिम। तुम उसे क्यों मारते हो? क्लियर है? अब इसके बाद इसमें एक सेंटेंस और आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, जिसमें प्रश्नवाचक भी रहे और नकारात्मक भी रहे। तो हमें अब उसको जानना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव का मतलब ये है कि जब प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ नकारात्मक शब्द का भी प्रयोग किया गया हो। क्या बोलोगे? जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ नकारात्मक शब्द का भी प्रयोग किया गया हो तो वहाँ पर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे, तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो? तुम अपना काम क्यों नहीं
करते हो। ठीक, तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो। बस एक समझा देता हूँ, बाकी अभी बोल देता हूँ। अब इसका जो रूल है, तो रूल कुछ नहीं है, बस आपको इंट्रोगेटिव का रूल याद होना चाहिए। किसका? इंट्रोगेटिव का रूल याद होना चाहिए और अपने दिमाग में सेट कर लेना, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस भी आए तो नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। नॉट का प्रयोग हमेशा किसके बाद किया जाएगा? सब्जेक्ट के बाद। तो आप कहोगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आपका यहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये इसका क्या है? रूल है। अब चलिए इसको मैं करता हूँ। जैसे तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो, तो सबसे पहले ये क्यों आया है ना, तो क्यों की अंग्रेजी लिखोगे। प्रश्नवाचक शब्द क्यों आया है, तो क्यों की अंग्रेजी लिखोगे। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? वाई। कहोगे वाई। अब सब्जेक्ट ढूंढेंगे इसके बाद। सब्जेक्ट कौन है? तुम है। तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू। अब जब ये यू है तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल? कहोगे प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज? कहोगे डू। तो वाई डू यू। अब बोलो सब्जेक्ट आपका यू हो गया, तो नॉट किधर लगता है? सब्जेक्ट के बाद। कहोगे वाई डू यू नॉट। अपना काम करना होता है वर्क, लेकिन वाई डू यू नॉट फिर काम करना है, तो यहाँ आ जाएगा फिर अगेन आपका डू का प्रयोग होगा। वाई डू यू नॉट डू योर वर्क। ध्यान देना, क्या हो जाएगा? वाई डू यू नॉट डू योर वर्क। अब ये डू जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये जो डू का प्रयोग किया गया है ये मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। कंफ्यूज मत होना कि ये 2 बार प्रयोग किया गया। अगर ये 2 बार प्रयोग किया गया तो इसकी मीनिंग भी अलग अलग है। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि हम वर्क का भी प्रयोग करते हैं। वर्क का मतलब काम करना और काम दोनों होता है। वर्क नाउन और वर्ब दोनों होता है। लेकिन यहाँ अगर मैं वर्क को मेन वर्ब बना दूंगा, वर्क को मेन वर्ब बना दूंगा, तो अपना छूट जाएगा। क्या छूट जाएगा? अपना छूट जाएगा। तो अपना को बचाने के लिए हमें डू का प्रयोग करना पड़ा। ठीक, एक आध सेंटेंस और लिखिएगा। तुम समय पर विद्यालय क्यों नहीं आते हो? तुम समय पर विद्यालय क्यों नहीं आते हो? ठीक, तो आप सबसे पहले यहाँ ढूंढोगे क्वेश्चन वर्ड, तो ये हो गया आपका वाई। क्यों है? तो वाई। सब्जेक्ट ढूंढोगे तुम यू होता है, यू सिंगुलर है कि प्लूरल? कहोगे प्लूरल। तो वाई डू यू, तुरंत इसके बाद नॉट आना। वाई डू यू नॉट कम ऑन राइट टाइम या ऑन टाइम। इसका हो जाएगा वाई डू यू नॉट कम ऑन टाइम। तुम समय पर विद्यालय भी छूट रहा है, तुम समय पर वाई डू नॉट कम टू स्कूल। एक मिनट, यहाँ छूट गया था विद्यालय। कम टू स्कूल ऑन टाइम। ठीक मेरे भाई, तो ये आपका टेंस प्रेजेंट
का क्लियर हुआ, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लेकिन अभी आप लोगों को कॉन्टीन्यूअस परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस प्रेजेंट में पढ़ना है। अब मैंने बेसिक बता दिया, अब इसके बाद जो अगला डे होगा उसमें मैं तीनों पढ़ाऊँगा, कॉन्टीन्यूअस भी पढ़ाऊँगा, परफेक्ट भी पढ़ाऊँगा और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस भी पढ़ाऊँगा। मेरा प्रयास रहेगा कि तीनों को एक ही दिन में समाप्त हो जाए, मिला जुला के 4 दिन में टेंस और पढ़ाना है। ठीक, 4 दिन टेंस और आपको पढ़ाना है जिससे टेंस समाप्त हो जाए। एक्टिव पैसिव नरेशन आपको पढ़ाना है। ठीक, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप लोग पूरा देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक, ओके, थैंक यू।